and aspirants of English, we welcome you to our latest lecture in which we have a topic translation from Hindi words. हिंदी के कुछ सर्टेन वर्ड्स का ट्रांसलेशन जो कि हमें कई बार वर्ड मीनिंग के द्वारा करना मुश्किल पड़ता है, वो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। इसी सीरीज में प्रीवियस लेक्चर्स में आपने ये स्टडी किया होगा कि किस तरह से हम उन सर्टेन वर्ड्स का ट्रांसलेशन करते हैं जो सीधे सीधे हमें वर्ड मीनिंग में नहीं मिलते। Dear student, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. Now, in this lecture 4, let's begin some certain Hindi words जिसके अंदर है मीठा, कच्चा और पक्का। जब हम मीठे की लेकर के बात करते हैं तो उसका जो बेसिक मीनिंग है वह है स्वीटनेस निकल करके आता है, लेकिन वेरियस प्लेसेस पर अगर हम मीठे की बात करें तो अलग अलग तरह से आप मीठे के वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंस यूज करते हैं। अगर आप खीर खा रहे हैं तो वहां मीठे का मतलब होगा कि टेस्ट मीठा देता है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है जो सुनने में अच्छी लगती हैं और प्लीजिंग लगती हैं तो वहां पर मीठे का मतलब प्लीजिंग हो गया। इसी तरह से हम कहेंगे कि मीठी नींद आई, तो यहाँ पर नींद कोई वस्तु तो है नहीं, कोई टॉफी तो है नहीं। जो मीठे की बात करें तो वहां पर मीठे की स्वीट आप कहकर बात को निकाल सकते हैं, बट बेहतर होगा कि कोई आप एक ऐसा सेंस यूज करें जो उस ओकेजन के अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत ही सुटेबल हो और यूज में आने वाला हो। तो यहाँ पर ऐसे ही मीठे को लेकर के बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनके अनुसार हम मीठे का, जिनके अनुसार हम कच्चे का और जिनके अनुसार हम पक्के का यूज करने वाले हैं। हम पता करेंगे कि कहां पर पक्के का किस तरह से यूज होता है। इस तरह से जो पुरानी वीडियोस हैं आप उन्हें लगातार देखते रहिए। हम उनके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देंगे, और ये आपको राइटिंग सेक्शन में, आंसर मेकिंग में, ऐसे राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में और किसी भी राइटिंग सेक्शन के किसी भी पॉइंट में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। इनकी ट्रांसलेशन को लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपने कोलोकेशन में सीखी होंगी, एडवर्बियल फ्रेजेस में सीखी होंगी, क्योंकि ये जो हिंदी के मीनिंग है यहाँ पर एडजेक्टिव में है, कहीं एडवर्ब पर है, कहीं नाउन पर है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि जो ये कोई भी पर्टिकुलर वर्ड है किस जगह पर है, और इन सभी से रिलेटेड सारे लेक्चर्स हम आपको लगातार एक के बाद एक पहुंचाते रहे हैं। तो ये लेक्चर्स आपको ट्रांसलेशन के एतबार से देखने बहुत जरूरी हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर मीनिंग है वो है मीठा, और मीठे को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, किन किन सेंसेस में ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे, मैंने एक मीठा सपना देखा। तो यहाँ पर जो सपना है वो मीठा है। तो आई हैव अ स्वीट ड्रीम, आई हैड अ स्वीट ड्रीम, आई विल हैव अ स्वीट ड्रीम। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन हम जो है लिटरल मीनिंग से अलग हटकर ट्रांसलेशन करना चाहते हैं ताकि कुछ डिफरेंट नजर आए। अब मीठे का मतलब होता है आनंद देने वाला, तो यहाँ पर आप जो मीठे का सेंस निकालेंगे वो लिखेंगे प्रेजेंट का। साथ साथ इसके आप यहाँ पर देख रहे हैं देखा। अब देखने की तो सीन होती है, और हमें वर्ब के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रांसलेशन करने की आदत होती है। तो हम यहाँ पर वो जो हमारा ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन है उससे कुछ अलग हट करके बनाएंगे। जब आप वोकेबलरी देख रहे थे तो वोकेबलरी में हमने कहा कि किसी एक बात को हम कितनी तरह से कह सकते हैं, उसकी वेरियस एक्सप्रेशंस हमें याद होनी चाहिए। तो वोकेबलरी में आपने कहा सूद तो शांत करना, काम तो शांत होना, ठीक है, कंटेंटेड तो शांत होना, पैसिफाई तो शांत होना। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स हमने लर्न किए, और हमने सीखा कि एक बात को कितनी तरह से हम एक वर्ड के थ्रू कहते हैं। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि एक दिए गए सेंटेंस को कितनी तरह के सिंटैक्स, कितनी तरह के स्ट्रक्चर्स से हम बनाकर निकल सकते हैं। तो देखा, आई सॉ अ स्वीट ड्रीम, इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी ट्रांसलेशन एंड एवरीबॉडी कैन डू दिस। हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। तो मैंने एक मीठा सपना देखा, तो आई हैड अ प्लेजेंट ड्रीम। तो जो इंग्लिश आपके लिए हाईलाइट की गई है रेड कलर से, उसको आपने अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पर आई नॉर्मल है, आप चूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ड्रीम आपने सपना है, तो हमने यहाँ पर सपना देखा जो कि वर्ब के तौर पर आ रहा है, उसको यहाँ पर हमने नाउन के रूप में ले लिया। और आई हैड अ प्लेजेंट, या आपको एक अलग से नई एक्सप्रेशन के रूप में लिया। मुझे मीठी नींद आई, मुझे मीठी नींद आएगी, मुझे मीठी नींद नहीं आती है, मुझे मीठी नींद बहुत आती है। तो अलग अलग सेंसेस हैं
तो आपने यहाँ पर देखा कि आप पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पर देख रहे हैं, और मीठी नींद आई मींस पास्ट, तो आपने कहा आई हैड अ साउंड स्लीप या आई स्लेप्ट साउंडली। यहाँ पर आपने स्लीप को नाउन माना, साउंड उसका एडजेक्टिव हो गया, जबकि यहाँ पर स्लेप्ट वर्ब है तो साउंडली एडवर्ब हो गया। तो हमने कहा था कि आप इन एक्सप्रेशंस को एडवर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज, नाउन अलग अलग जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स होती है यूज करते हैं। उसे मीठा मीठा दर्द है। हमेशा याद रखिए इंग्लिश के अंदर जब कोई एक वर्ड दो बार आता है तो उसे दो बार नहीं लिखा जाता, एक ही बार से उसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो मीठा मीठा, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, तो स्लोली स्लोली, ठीक है। इस तरह से एक्सप्रेशन हम इंग्लिश में नहीं देते हैं, हमें एक बार लिखना है उसे मीठा मीठा दर्द है। ही हैज अ माइल्ड पेन। तो यहाँ पर जो ये आपकी एक्सप्रेशन है मीठी नींद, ठीक है, यहाँ पर जो ये आपका एक्सप्रेशन है कि मीठा मीठा दर्द, तो यहाँ पर आपने एक इसको रेड से हमने यहाँ इंडिकेट करने की कोशिश की है कि आप उसको कैसे दिखाएं। उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान है, उसके होठों पर एक मीठी मुस्कान है। अब यहाँ होठों पर तो ये एक्सप्रेशन है ही मीठी मुस्कान। अब यहाँ पर मीठी मुस्कान को क्या कहेंगे कि आप कह सकते थे कि स्वीट स्माइल। हमें स्वीट स्माइल सीधे सीधे नहीं लिखना, कुछ नया करना है, इसलिए तो ये आप लेक्चर देख रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आप कुछ नया करें। तो मीठी मुस्कान है तो शी हैड। अगर यहाँ पर ये सुनिएगा कि अगर यहाँ पर आता है मुस्कान थी तो आप हैड करेंगे, और अगर है तो आप हैज करेंगे। तो है के लिए आपने हैज करना है। शी हैज अ माइंड रेविशिंग स्माइल। माइंड रेविशिंग, तो अब यहाँ पर एक आपको नया ग्रुप ऑफ टू वर्ड्स मिला, माइंड और रेविशिंग, यानी दिल को प्रसन्न कर देने वाली, दिल पर राज करने वाली, वो हो गया माइंड रेविशिंग स्माइल। और ये जो हमने हेड वगैरह जो ग्रीन कलर से लिखने की कोशिश की है, ये एक्चुअली हमने यहाँ भी हेड ग्रीन से कर लेना था, यहाँ भी नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने अलग से इसलिए दिखाया है क्योंकि जो ब्लू कलर से लिखे हैं वो नॉर्मल वर्ड्स है, कोई भी उनको समझता है। ग्रीन से वो लिखा जो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं, और रेड से वो लिखा जो स्पेशली हम फोकस करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। तो मीठी, तो आपको माइंड रेविशिंग ये लर्न कर लेना है इस वाले सेंटेंस से। पूरा सेंटेंस आपको आता होगा लेकिन माइंड रेविशिंग आपके लिए नया हो सकता है, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको यूज कीजिए। उसकी मीठी जुबान दूसरों को जीत लेती है, दूसरों को। अब जीतने के कितने सारे मीनिंग है, विक्ट्री है, और इसके साथ आप कह सकते हैं कॉन्कर है। तो अलग अलग इनके रूप हैं, विक्ट्री कहाँ यूज करना है, कॉन्कर कहाँ यूज करना है, ओवरकम कहाँ यूज करना है। आइए देखते हैं हम कौन सा और किस तरह से यूज करने जा रहे हैं। तो हिज हर हनी टंग रूल्स एवरीबॉडी। हनी टंग किसके लिए आया है, मीठी जुबान के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मीठी जुबान के लिए आपने हनी टंग यूज किया, मीठी जुबान के लिए आपने सिल्वर टंग यूज किया है। तो इस तरह से मीठी जुबान के लिए आपके पास दो एक्सप्रेशंस हैं, हनी टंग और सिल्वर टंग। रूल्स एवरीबॉडी, रूल्स एवरीवन, रूल्स एवरी हार्ट। आप कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वे मीठी यादें अभी भी ताजी हैं, वे मीठी यादें अभी भी ताजी हैं। तो यहाँ पर वे के लिए दोज लगाया, हैप्पी मेमोरीज, मीठी यादें, आर स्टिल फ्रेश, अभी भी में आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि स्टिल कहां पर लगाते हैं। तो अभी भी जो कंटिन्यूटी शो कर रही है, जो अभी ब्रेक नहीं हुई है, जो किसी भी सिचुएशन में मेंटेन है, उसमें हम स्टिल लगाते हैं। तो दोज हैप्पी मेमोरीज आर स्टिल फ्रेश। तो यहाँ पर आपके लिए जो नया है मीठी यादें, तो मीठी यादें मतलब हैप्पी मेमोरीज, अभी भी। तो यहाँ पर आप ये सीखते जाएं कि किस वर्ड के लिए यहाँ कौन सी इंग्लिश लगाई गई है, तो वो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और लगाते रहना है, यही हमारा पर्पस है। उसकी मीठी यादें अभी भी सबको आती हैं। देखिए यहाँ ताजा थी, यहाँ आती हैं। तो प्लीजिंग मेमोरीज स्टिल हॉन्ट, ठीक है, सबको आती है, एवरीबॉडी आप ऐड कर लें। प्लीजिंग मेमोरीज स्टिल हॉन्ट एवरीबॉडी, अभी भी आती है, तो अभी भी के लिए स्टिल हॉन्ट आती हैं। हॉन्ट का मतलब होता है घेरे रहती हैं।
एक तरह से आपने एक सॉन्ग में सुना होगा हैंग ओवर, तो आप कह सकते हैं प्लीजिंग मेमोरीज स्टिल हैंग ओवर एवरीबॉडी। तो यहाँ पर हैंगओवर लगा सकते हैं, हॉन्ट लगा सकते हैं। लिटरली हॉन्ट वहां पर लगाया जाता है जहां पर कोई भूत, कोई आत्मा का असर होता है। लेकिन जब आप इमोशनली किसी के कोई आपको ओवरकम कर ले, किसी के वश में चले जाएं, तो आप वहां भी हॉन्ट लगाते हैं। तो इसके बाद आता है उसकी मीठी मीठी बातें, उसकी मीठी बातें सबको अच्छी लगती हैं। तो अच्छी लगती हैं, तो आइए देखते हैं। हर हनी टंग, हर स्वीट कन्वर्सेशन, हर कोई भी जो आपके माइंड में आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या सर इसकी जगह पर हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। हम आपको अप्रूव करेंगे कि हाँ आप इसे कर सकते हैं या नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आप अपने जो वर्ड्स आपके माइंड में हैं, जो आपके लिए पैड वर्ड्स हैं या जिनके आप यूज टू हैं, जिनमें आप एक्सपर्ट हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा, हम आपको बताएंगे। हर हनी टंग एनरैप्चर्स ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है, एनरैप्चर मतलब होता है कि सबको घेर लेती हैं, मदहोश कर लेती हैं, सब पर छा जाती हैं। तो वहां पर आप इस तरह से यूज करते हैं। तो हमारे लिए स्पेशल क्या हुआ, हनी टंग हुआ, एनरैप्चर हुआ और ऑल एंड सन्ड्री हुआ। ऑल एंड सन्ड्री एवरीबॉडी को कहते हैं। तो कई बातों को कई तरह से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। कुछ नए वर्ड्स और फ्रेजेस यूज करना और वैरायटी लाना हमारे राइटिंग सेक्शन में, ये हमारा पर्पस है और उसी वजह से ये लेक्चर के साथ हम आपके सामने हैं। वह जुबान का बहुत मीठा है, अगर आप इसको कहते हैं तो पॉजिटिव वे में, तो आपकी जो एक्सप्रेशन इंग्लिश में होगी वो होगी ही इज वेरी पोलाइट। ही इज वेरी पोलाइट, ही इज वेरी हम्बल, ही इज वेरी स्वीट टंग। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्वीट टंग ना कहकर वह जुबान का बहुत मीठा है, अगर आप इसे चापलूसी के सेंस में कहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है, क्या मतलब है इसका सीधा सा, कि वह अपनी बातों से बहका लेता है। तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ही हैज एन ऑयली टंग, तो वह जुबान का बहुत मीठा है, ऑयली टंग। तो ऑयली टंग का मतलब है कि दूसरे फिसल जाते हैं उसकी बात सुनकर। अब इन एक्सप्रेशंस के बाद हम एक नया वर्ड जो कि कच्चा है का यूज करने जा रहे हैं। अब कच्चे के कितने यूज हो सकते हैं, कच्चा मकान, कच्ची सड़क, कच्चा आदमी है, कच्ची सब्जी है, कच्चा आम है, कच्चे चावल है। तो कहां पर कच्चे का कौन सा मीनिंग यूज होता है। कच्चा मकान अक्सर प्राइमरी क्लासेस में आप पढ़ते हैं कि कच्चा हाउस, पक्का हाउस, ये एक्सट्रीमली आई डोंट थिंक दीज आर राइट एंड ये रॉन्ग एक्सप्रेशंस हैं। तो कच्चा का मतलब होता है मड बिल्ट हाउस, जिसमें मड, डंग, वाटर का यूज किया गया हो। कभी कभी है भी हम उसमें मिक्स कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं कच्चा मकान, जिसमें मिट्टी का असर ज्यादा हो। कच्ची सड़क अनमेटल्ड रोड, ठीक है, और पक्की सड़क कॉन्क्रीटेड रोड भी कह सकते हैं। तो कच्ची सड़क अनमेटल्ड रोड। कच्चा आदमी, अब कच्चे का मतलब ये तो नहीं कि भाई गला नहीं है, कच्चे का मतलब ये नहीं है कि अभी ऐसे ही तोड़ लाए हैं, कच्चे का मतलब ये नहीं है कि वो अभी पका नहीं है। तो कच्चे का मतलब है अनएक्सपीरियंस्ड। एक ऐसा आदमी जिसे बहुत अनुभव नहीं है वह कच्चा आदमी कहला सकता है, एन अनएक्सपीरियंस्ड मैन। और अगर हम इसे इडियोमेटिक लैंग्वेज में कहें तो आप याद रखेंगे ही इज अ ग्रीन हॉर्न इन ड्राइविंग, यानी जो काम अभी बिगिनर है, अभी बिगिन करना शुरू किया है उसने वर्क, तो वो होता है ग्रीन हॉर्न। तो ही इज अ ग्रीन हॉर्न। तो यह सब्जी कच्ची है, तो कच्ची सब्जी का मतलब है रॉ वेजीज या रॉ वेजिटेबल्स। तो रॉ का मतलब क्या होता है, कच्चा आम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कच्चे की इंग्लिश अनराइप है। अब कच्चा और रॉ में हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। कच्चे में क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पक्का आम, तो पक्का आम का मतलब ये नहीं कि कुकर में डाला, सीटी लगाई, उसे पकाया। पकने का मतलब है कि येलो और रेडिश जो कलर होता है, जो पेड़ पे पकता है, जिसको आप फ्लैश को, जिसको आप एक पेस्ट टाइप बना करके जो है स्वेलो करते हैं, तो वो पक्का आम है। तो वह आम जो नेचुरली पेड़ पर पकता है फलों के वाले सेंस में, तो उसे हम राइप कहते हैं, ठीक है। और जो वो कच्चा होगा तो वो अनराइप होगा, जैसे कैरी होती है, आम भी होती है, तो वह कच्चा है। और कच्चे का सेंस बेसिकली वहां पर आता है फलों में, सब्जियों में, जो भी हमने कुक नहीं किया, जिसे आग पर रख कर वापस नहीं उतारा है।
तो वे सारी चीजें जो आग पर रखकर वापस नहीं उतारी गई हैं वे कच्ची कहलाती हैं। तो हो जाएगा अनराइप मैंगो। और रो वेजीज जैसे कि आपने बैंगन लिया, ब्रिंजल को आपने क्लीन किया, धोया और उसको कट किया और फिर आप उसे कुक करने जा रहे हैं तो वह जो है आपका रो वेजीज के अंदर, रो वेजिटेबल्स के अंदर आएगा। और ये जो कच्चा आम है ये आपका अनराइप मैंगो, यानी ऐसा आम जो पेड़ पर पका नहीं था। अब आया कच्चे चावल। अब कच्चे चावल पेड़ पर कैसे कच्चे चावल, जिनकी फसल अभी हार्वेस्ट नहीं हुई है, जो अभी पूरी तरह से चावल नहीं बने हैं, ठीक है, तो उसको हम अनमैच्योर्ड कह सकते हैं कि अभी फसल मैच्योर नहीं है, ठीक है, हार्वेस्ट प्रिपेयर नहीं है, अनप्रिपेयर्ड हार्वेस्ट है। लेकिन वे चावल जो कि अभी हमारे डिश में रखे हुए हैं, जो भी अभी हमने एक सैक से निकाल करके रखे हैं, बॉक्स से निकाल कर रखे हैं, जार से रखे हैं, तो हमारे हैं अनकुक्ड राइस। अब कच्चे का दूसरा टाइप है, हम कहते हैं चावल कुछ कच्चे रह गए हैं, यानी कि उसमें कुछ कसर रह गई है, अभी वो और पकाए जाने थे, तो हम कहेंगे अंडर कुक्ड राइस। अंडर कच्चे से, जैसे कि अभी हम कच्चे चावल तक आते हैं। कच्चे चावल के बाद हमारी कोई दूसरी एक्सप्रेशन और हैं, जैसे कच्ची उम्र, कच्चा पानी, कच्चा माल। अब कच्ची उम्र बिल्कुल आप समझ चुके होंगे, कच्ची उम्र कोई तोड़ने बोने से रिलेटेड नहीं है, कोई पकाने से मतलब नहीं है। यहाँ कच्ची उम्र का मतलब जैसे कि अभी आपने यहाँ पर अनएक्सपीरियंस पर्सन लिया था, एक कच्चा आदमी, अनएक्सपीरियंस पर्सन, इसको आप यहाँ पर ये कनेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से आपके पास यहाँ कच्ची उम्र यानी माइनर एज, इमेच्योर पर्सन, ठीक है, यंग एज, तो ये इस तरह के एक्सप्रेशंस आपने यूज करनी है। कच्चा पानी मतलब कि आपने सीधा सा टैप से लिया, हैंडपंप से लिया और पी लिया, वो कच्चा पानी रहेगा। कच्चा माल आपने जनरली स्पोकन में सुना होगा लोगों से कि भाई रॉ मटेरियल मंगाइए। तो रॉ मटेरियल वह मटेरियल होता है जो बेसिकली हमें जरूरी होता है और किसी भी चीज में ढालने से पहले हम उसे उस मटेरियल को रॉ मटेरियल कहते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग मटेरियल आएगा, तो रॉ मटेरियल आ रहा है। अगर आपको कोई फीस्ट ऑर्गेनाइज करनी है तो आपने जो सब्जियां और जो मसाले मंगाए हैं वो रॉ मटेरियल है, यानी वह सारा स्टफ जो किसी पर्पस से मंगाया है, किसी कंस्ट्रक्शन को करने का, कोई कुकिंग करने का या कोई स्पेशल प्रिपरेशन के लिए, तो वो आपका रॉ मटेरियल होता है। इसके बाद हमारा थर्ड एंड फाइनल एक्सप्रेशन है पक्का। अब पक्का के कितने सारे मीनिंग हो सकते हैं, आइए देखते हैं। पक्का दोस्त। अब दोस्त को हमने फ्रेंड सुना है, तो बेस्ट फ्रेंड एक जनरल एक्सप्रेशन है। देखते हैं नया क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे बेस्ट चम, CHUM चम, फास्ट चम, ठीक है, बॉजम फ्रेंड, फास्ट या क्लोज फ्रेंड। तो ये सारे एक्सप्रेशन आप पक्के दोस्त में लगा सकते हैं। फेथफुल फ्रेंड, लॉयल फ्रेंड, दूसरे इसके एक्सप्रेशंस हैं। ये आप अपने की किस तरह से आप पक्का एक्सप्रेस करना चाहते हो बता सकते हैं। तो पक्का आदमी का मतलब है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, वह पक्का आदमी है। इट मीन्स इज ए रिलायबल मैन। तो यहाँ पर रिलायबल मैन है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, यू कैन रिलाई ऑन हिम। एक है बात का पक्का। अब बात का पक्का कैसे, आप कहते हो कि उसने मुझसे वादा किया है कि वह आएगा और मुझे ये समझाएगा, मुझे ये देगा, और वो उतने बजे आपके पास आकर के बात करता है, तो वह बात का पक्का है। अब यहाँ पर बात का पक्का जो है वचन की तरफ जा रहा है, वह वचन निभाता है, वह कभी रिफ्यूज नहीं करता है। रिफ्यूज मीन्स कहने के बाद उसका उल्लंघन नहीं करता है, उसके विपरीत नहीं जाता है, वो बात के पक्के लोग कहलाते हैं। बात के पक्के मतलब कि जो कह देते हैं उसे करते ही करते हैं, उसे कहते हैं मैन ऑफ वर्ड। ऐसे में मैन ऑफ वर्ड्स नहीं होता, तो बात का पक्का फिर रिलायबल मैन की जगह मैन ऑफ वर्ड भी कह सकते हैं। याद रहे वर्ड्स नहीं कहना है। अब वर्ड का वर्ड्स क्यों नहीं कहना है और वर्ड ही क्यों कहना है, यह आप कमेंट सेक्शन में लगातार पूछ सकते हैं, उसको वहां पर इलस्ट्रेट कर दिया जाएगा। यहाँ हम अवॉइड करना चाहेंगे ताकि टाइम हम बचा लें। इसके बाद आता है बात का पक्का हो गया मैन ऑफ वर्ड। बात मतलब वचन का पक्का, और पक्का आदमी जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और अगर बात का पक्का है तो ऑफ कोर्स वो रिलायबल तो है ही, इसलिए हमारी सारी पिछली एक्सप्रेशन बिल्कुल सही थी। इसके बाद आता है पक्का चोर। पक्का चोर मतलब वेटरन। वेटरन किसे कहते हैं, एन एक्सपर्ट को, जो कि पहले से एक्सपीरियंस्ड हो, पुराना उसको अनुभव हो,
तो वो आपका क्या होता है, वेटरन होता है। हालांकि वेटरन पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर आप कई बार हम कहते हैं कि प्रोफेशनल चोर है, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल वगैरह जो है थोड़े से ऑकवर्ड है, क्योंकि प्रोफेशनल एक किसी पर्टिकुलर सीखे गए प्रोफेशन के लिए जाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे वेटरन थीफ। अगर आप कभी कभी कहते हैं ओल्ड थीफ, तो ओल्ड का मीनिंग जाता है टाइम से रिलेट करने में, जबकि वेटरन जाता है एक्सपीरियंस के सेंस में। इसके बाद आता है पक्का समाचार। पक्का समाचार मीन्स ऑथेंटिक न्यूज। पक्का समाचार का मतलब है कि कोई इसके अंदर फॉल्सहुड नहीं है, इसके अंदर किसी तरह का कोई मिक्सअप नहीं है, इसके अंदर किसी तरह का कोई फेक क्वालिटी नहीं है, वो होती है पक्की न्यूज। तो पक्की न्यूज क्या होती है, ऑथेंटिक न्यूज। पक्का रंग, फास्ट कलर, की कलर आपके चमकीले हैं, पक्के हैं, खराब नहीं होंगे। पक्का मकान, ब्रिक बिल्ड हाउस। ब्रिक बिल्ड हाउस मतलब जिसके अंदर ईंटें लगी हैं, सीमेंट कंक्रीट लगा है, तो वो ब्रिक बिल्ड हाउस है। इसके बाद है पक्का सबूत। तो पक्का सबूत का मतलब है पॉजिटिव प्रूफ। पॉजिटिव प्रूफ दैट सपोर्ट्स योर साइड, जो कि आपको एक बल देता है, वो पक्का प्रूफ है। पक्का विचार, मैच्योर कंसिडरेशन। कंसिडर क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या आपको लगता है, तो वो कंसिडरेशन है। सपोज कोई हमारी बात नहीं मानता, कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम आपको ये माल इतने रुपए में नहीं देंगे, तो हम कहेंगे प्लीज रिकंसिडर द मैटर, एक बार और सोच लीजिए, यानी विचार को रिकंसिडर कर लीजिए, विचार को बदल लीजिए। लेकिन अगर वो कंफर्म है और एक जगह टिका हुआ है, तो हम कहेंगे ही हैज अ मैच्योर कंसिडरेशन, सो ही वोंट चेंज एनी लॉन्गर और एनी मोर। इसके बाद आता है पक्का इरादा। पक्का इरादा, फर्म रेजोल्यूशन और फर्म डिटर्मिनेशन, दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। पक्के कागज, ऑथेंटिक पेपर्स, सर्टिफाइड पेपर्स। तो जो जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड है बातचीत का, उस तरह के एक्सप्रेशंस आप चूज कर सकते हैं दोनों में से। इसके बाद है भाई बात पक्की हो गई है। अब बात पक्की क्या हो गई है, क्या सूख गई है, कि हाँ भाई अब पक्की हो गई है, चिपक गई है। तो सेंस आपको देखना है, जब कोई मामला सेटल हो जाए तो सीधी सी बात है टर्म्स वर सेटल्ड। तो हमने यहाँ पर जो है फुल सेंटेंस ना लिख करके थोड़ा समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बात की कोई इंग्लिश अपने आप में होती नहीं है, एक वर्ड थिंग का यूज करते हैं, तो हम सीधा सीधा सा उस बात को इंग्लिश में टर्म्स यूज करते हैं। आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर पढ़ा होगा, जिसके अंदर हमने समझाने की कोशिश की थी कि लगना के कितने सेंस होते हैं, उसी तरह से छुटना के बहुत सारे सेंस होते हैं, उसी तरह से महसूस होना के बहुत सारे सेंस होते हैं। तो किस सेंस में उस वर्ड के कौन से वेरिएशंस हम यूज करते हैं, ये हमें आप अगर सुनते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। इसके बाद है बात पक्की हो गई है, तो टर्म्स वर सेटल्ड, एवरीथिंग वाज सेटल्ड। किस तरह से आप इसे वेरी करके चेंज करके इसे पूरा कर सकते हैं। पक्का आम, अभी आपने यहाँ पर कच्चा आम की बात की थी, तो अनराइप था तो वो अनहट जाएगा, तो राइप आम। अभी कौन सा राइप आम है कि जो पेड़ पर पकता है, जो आपको जूसी मिलता है, तो वह होता है आपका पक्का आम। पक्का खाना, अब पक्का खाना हमारे समाज में जो पूरी कचौरी होती है, इस तरह का खाना, उसको हम पक्का खाना कहते हैं, जो कि फ्राई होता है, जो कि रोस्ट होता है, और वह कच्चा खाना उसको कहते हैं जो जनरली हम रोटी वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर हमारा वो पर्पस नहीं है। यहाँ पर पक्के खाने से मतलब है कि कुछ वेजीज जो होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, हम सीधे खा लेते हैं सैलेड में, और कुछ हम जो है डिश बना करके कुक करके खाते हैं। यह पक्का खाने का मतलब है कुक्ड फूड। तो कुक्ड फूड, ब्रिंजल जो है कच्चा नहीं खाया जाता है, वो कुक के बाद खाया जाता है, तो कुक्ड फूड है। और जो सैलेड के अंदर है बीटरूट वगैरह, रेडिश और कुछ ऐसी चीजें, तो वह आपकी रो के अंदर आती हैं। इसके बाद है पके बाल, कि भाई आपकी बाल पक गए हैं, मतलब पकने का मतलब है कि उसके अंदर कुछ पोर्शन व्हाइट हो गया है, कुछ सफेद बाल निकलने लगे हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं ग्रे हेयर्ड मैन। तो यहाँ पर है पक्की उम्र। पक्की उम्र का मतलब है मैच्योर होना या कम ऑफ एन एज, कम ऑफ एज। हम कहेंगे ही हैज कम ऑफ एज, हाँ अब उसकी उम्र भी लग गई है। तो जैसे लगने में ये भी आ सकता था कि उम्र लग गई है, कम ऑफ एज, कि भाई अब काफी बड़ा हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने ये सारी एक्सप्रेशन देखी, और अगर आपको ये बहुत यूजफुल लगी हैं, और मुझे लगता है कि लगेंगी अवश्य ही, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।
और कौन से मीनिंग्स किसको लेकर आप और यूज कर सकते हैं। जहां पर आपको डाउट हो तो आप डिस्कस कीजिएगा और यूज कीजिएगा। तो इन सारे लेक्चर्स को देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर और कमेंट लगातार करते रहिएगा। सो गाइस, thanks for being with us. Thanks a lot for watching ORSC classes of English language. Hello dear students, we welcome you to our new lecture preposition. This is M. Rahman and you are attending ORSC classes of English language, in which we have a topic preposition. यहाँ पर प्रीपोजिशन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बेसिक बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन से प्रीपोजिशंस स्पेशली यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको फिल करने के लिए आती हैं और उनको कैसे इजी वे में आप याद रख सकते हैं और कहाँ कहाँ कंफ्यूजन्स होते हैं और उनको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। इससे पहले कि हम अपना ये लेक्चर शुरू करें, आप ये समझ लीजिए कि पहले प्रीपोजिशन क्या है। Preposition is a word that is used after a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun. मान लीजिए कि हमने कहा कि I have a book on the table, तो यहाँ पर जो बुक है और जो टेबल है उसके लिए जो रिलेशन है वो on आया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रीपोजिशंस फिल करने वाले हैं। जनरली प्रीपोजिशंस वेरियस टाइप्स की होती हैं, बेसिकली 3 टाइप्स की हैं, जैसे कि आपकी सिंपल प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है और आपकी फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं। सिंपल प्रीपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट आप यूज करते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन में बिफोर है, आपका बियॉन्ड है और जो आपकी फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं ऑन अकाउंट ऑफ है, बिकॉज ऑफ है, इन स्पाइट ऑफ है। तो आइए शुरू करते हैं कि यहाँ पर इन बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम किस तरह से प्रीपोजिशंस यूज करेंगे। अगर आप इन एग्जांपल्स को सीधे सीधे लर्न कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इजी होगा एग्जामिनेशन में मार्क्स लाना और एरर ओमिशन में ये फाइंड आउट करना कि कहाँ पर किस तरह की एरर है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस में ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द सोल्जर्स फॉर करेज। अब क्या होता है कि हमें कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं। यहाँ पर इन आया, विद आया, ऑफ आया, ठीक है। तो इसके बेस पर हमें यहाँ पर चुनना होता है। हम यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं देंगे बल्कि आपको सीधे सीधे यूज करना बताएंगे कि क्या हो सकता है। जब हमें सही आंसर पता होता है तो कितने भी ऑप्शंस हमें दिए हों कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमेशा याद रखिएगा जब आपको फॉर्ट और करेज की बात आए तो आपको विद फिल करना है, फॉर्ट विद करेज। इसी तरह से आपको लर्न करना है कि अवेयर के बाद आपको ऑफ यूज करना है, अवेयर ऑफ योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अवेयर के बाद ऑफ यूज करना है। तो जब भी आप वर्ड देखें अवेयर तो आपको ऑफ फिल करना होगा। अब क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे चार्ज हमारा वर्ड है, चार्ज को यहाँ पर हमें समझना होगा। मान लीजिए हमारा वर्ड है चार्ज, अगर चार्ज नाउन है तो हमें क्या यूज करना है, और अगर हमारा जो वर्ड चार्ज है अगर वह वर्ब है तो हमें क्या यूज करना है। अगर चार्ज आपका वर्ब है तो आप विद यूज करते हैं, और चार्ज अगर आपको नाउन दिया गया है तो आप ऑफ यूज करते हैं। चार्ज ऑफ मर्डर, चार्ज ऑफ थेफ्ट, चोरी का इल्जाम वगैरह। और जो चार्ज है तो यहाँ पर आप को कोई भी पैसिव वॉइस टाइप सेंटेंस दिया जाता है और आप कहते हैं ही वॉज चार्ज्ड विद थेफ्ट। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा कि चार्ज जब वर्ब के तौर पर आए तो आप विद का यूज करते हैं और उसके बाद जो भी कोई क्राइम होता है जिसके लिए चार्ज लगाया गया है उसको आप लिखते हैं।